हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग कोल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में जानेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कोल्ट पिस्टल करके, जो पिस्टल आती है वहाँ पे कोल्ट का लोगो होता है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आखिर कोल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो कहाँ पे है, कब बनी, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं। कोल्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी LLC CMSC पूर्व में कोल्ट्स पेंटेड फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एक अमेरिकी अग्निशास्त्र निर्माता है जिसकी स्थापना 1855 में सैमुअल कोल्ट ने की थी। अब यह चेक होल्डिंग कंपनी कोल्ट सीजेट ग्रुप की सहायक कंपनी, यह कोल्ट के शुरुआती अग्निशास्त्र बनाने के प्रयास का उत्तराधिकारी निगम जो 1836 में शुरू हुआ था। कोल्ट के अग्निशास्त्रों की इंजीनियरिंग, उत्पादन और विपणन के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से 1850 के दशक और प्रथम विश्व युद्ध के बीच, जब यह अपने उद्योग में एक प्रभावशाली शक्ति थी और विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था। कोल्ट के शुरुआती डिजाइनों ने रिवॉल्वर को लोकप्रिय बनाने और सिंगल शॉट पिस्टल से दूर जाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उद्योग की बात करें तो हथियार उद्योग स्थापित किया गया था 1855 में। इसके जो संस्थापक थे सैमुअल कोल्ट थे। मुख्यालय हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट, अमेरिका। प्रमुख लोग जो इसमें थे डेनिस वेड्यूल्स CEO थे। उत्पाद अग्नेशास्त्र हथियार। इसके जो मालिक है कोल्ट सीजेट ग्रुप। कोल्ट के प्रमुख प्रसिद्ध उत्पादों में कोल्ट वॉकर शामिल है, जिसे 1847 में एली व्हिटनी जूनियर की सुविधाओं में बनाया गया था। कोल्ट सिंगल एक्शन आर्मी, कोल्ट पाइथन और कोल्ट M1911 पिस्तौल जो वर्तमान में दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सैन्य और कानून प्रवर्तन सेवा हैंड है और आज भी इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि उन्होंने इसे विकसित नहीं किया। लंबे समय तक कोल्ट मुख्य रूप से सभी AR-15 और M16 राइफल उत्पादन के साथ उन अग्नेशास्त्रों के कई व्युत्पन्न के लिए भी जिम्मेदार था। इनमें से सबसे सफल और प्रसिद्ध कई M16 कार्बाइन हैं, जिनमें कोबाल्ट, कमांडो परिवार और M4 कार्बाइन शामिल है। 2002 में कोल्ट डिफेंस को कोल्टस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अलग कर दिया गया था। कोल्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने नागरिक बाजार की सेवा की, जबकि कोल्ट डिफेंस ने दुनिया भर में कानून प्रवर्तन, सैन्य और निजी सुरक्षा बाजारों की सेवा की। 2013 में फिर से एकजुट होने से पहले दोनों कंपनी एक ही वेस्ट हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट स्थान पर कुछ मर्चेंडाइज को क्रॉस लाइसेंसिंग करते थे। 2013 में अपने M4 अनुबंध के नुकसान के बाद फिर से एकजुट कोल्ट कुछ समय के लिए अध्याय 11 में दिवालियापन में था। 2015 में शुरू हुआ और जनवरी 2016 में फिर से उभरा। कंपनी को 2021 में रेस्का जेब्रोजोका समूह द्वारा खरीदा गया था। अप्रैल 2022 में रेस्का जेब्रोजोका समूह ने घोषणा की कि उसने अपना नाम बदलकर कोल्ट सीजेट समूह कर लिया था। इसकी अगर हम इतिहास की बात करें, 19वीं सदी 1830 से 1850 के दशक में सैमुअल कोल्ट को 1835 में एक रिवॉल्वर के लिए अपने बेहतर डिजाइन पर ब्रिटिश पेंटेड मिला और 1836 में 2 US पेंटेड, एक 25 फरवरी को, बाद में US पेंटेड और दूसरा 29 अगस्त। उसी वर्ष उन्होंने इसके निर्माण के लिए अपना पहला निगम पैटरसन, न्यू जर्सी की पेटेड आर्मी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोल्ट के पेटेड की स्थापना की। हालांकि नए पैटरसन प्लॉट में निर्मित पहली अग्नेशास्त्र 1837 में शुरू हुआ। कोल्ट फर्स्ट मॉडल रिंग लीवर राइफल थी। कोल्ट ने 1846 में रिवॉल्वर उत्पादन का एक और प्रयास किया। अमेरिकी सरकार को एक प्रोटोटाइप पेश किया। मेक्सिकन अमेरिकी युद्ध 1846 से 1848 के दौरान इस प्रोटोटाइप को कैप्टन सैमुअल हैमिल्टन वॉकर ने देखा था, जिन्होंने कोल्ट को इस बड़े कैलिबर में बनाने के बारे में कुछ सुझाव दिए। पिस्तौल बनाने के लिए कोई कारखाना या मशीनरी ना होने पर सैमुअल कोल्ट ने कनेक्टिकट के व्हिटनी के व्हिटनी शस्त्रागार के साथ सहयोग किया। यह शस्त्रागार एली व्हिटनी के परिवार द्वारा चलाया जाता था। कॉटन जिन डेवलपर कुलपति के बेटे एली व्हिटनी जूनियर परिवार के शस्त्रागार के प्रमुख और इस युग के सफल हथियार निर्माता और प्रवर्तक थे।
कोल्ट ने रिवॉल्वर निर्माण के अपने प्रयास को जारी रखने के लिए व्हिटनी फॉर्म की सुविधाओं को किराया घर पर लेने और फॉर्मों को भागों को उप ठेके पर देने के संयोजन का उपयोग किया। कोल्ट के नए रिवॉल्वर को टेक्सन स्वयंसेवकों का समर्थन मिला और उन्होंने 1000 रिवॉल्वर का ऑर्डर दिया, जिसे कोल्ट वॉकर के रूप में जाना जाता है। जिससे रिवॉल्वर निर्माण में कोल्ट की निरंतरता सुनिश्चित हुई। 1848 में कोल्ट अपने खुद के एक नए व्यवसाय के साथ फिर से शुरू करने में सक्षम था और 1855 में उसने इसे हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में कोल्ट के पेटेंट फायर आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से एक निगम में परिवर्तित कर दिया। कोल्ट ने कनेक्टिकट नदी के किनारे ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा, जहां उन्होंने 1848 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। 1855 में कोल्ट आर्मरी नामक एक बड़ी फैक्ट्री, 1856 में आर्म्समेयर नामक एक जागीर और कर्मचारियों के लिए आवास बनाया। उन्होंने कर्मचारियों के लिए 10 घंटे का कार्य दिवस स्थापित किया। फैक्ट्री में वॉशिंग स्टेशन स्थापित किए गए। 1 घंटे तक लंच ब्रेक अनिवार्य किया और चार्टर ओक हॉल बनाया, एक क्लब जहां कर्मचारी खेल, समाचार पत्र और चर्चा कक्ष का आनंद ले सकते थे। कोल्ट ने अपने प्लॉट को सैन्य जैसे अनुशासन के साथ चलाया। वह देरी, घटिया काम, यहाँ तक कि अपने डिजाइनों में सुधार का सुझाव देने के लिए कर्मचारियों को निकाल देते थे। अपने संयंत्र में कुशल जर्मन श्रमिकों को आकर्षित करने के प्रयास में कोल्ट ने फैक्ट्री के पास एक गांव बनाया, जो कि टेनमेंट से दूर था, जिसका नाम उन्होंने कोल्ट सीले रखा और घरों को पोर्टसेडम के पास के एक गाँव के मॉडल पर बनाया। नदी से आने वाली बाढ़ को रोकने के प्रयास में उन्होंने 2 मील लंबी बांध में जर्मन ओसियर, एक प्रकार का विलो, पड़ा। नदी से आने वाले बाढ़ को रोकने के प्रयास में उन्होंने 2 मील लंबे बांध में जर्मन ओसियर, एक प्रकार का विलो पेड़ लगाया था। बाद में उन्होंने इन पेड़ों से बने विकर फर्नीचर भी बनाए और इसके साथ देखा जाए तो बाद में उन्होंने इन पेड़ों से बने विकर फर्नीचर बनाने के लिए कारखाना बनाया। 1850 का दशक नए कोल्ट कॉर्पोरेशन के लिए अभूतपूर्व सफलता का दशक था। कोल्ट पहली कंपनी थी जिसने पूरे उत्पाद में बने भागों के कुल उपयोग के व्यापक रूप से व्यवसायीकरण किया। यह असेंबली लाइन अभ्यास में अग्रणी थी। यह इस दशक में निर्माण प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख प्रवर्तक और प्रशिक्षण मैदान था। हार्टफोर्ड में अपना कारखाना स्थापित करने के तुरंत बाद कोल्ट ने यूरोप के एक कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई। लंदन और इंग्लैंड को चुना। उन्होंने लंदन के हाइड पार्क में 1851 की महान प्रदर्शनी में अपने अग्नेय शास्त्रों का एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया और ब्रिटेन के मास्टर जनरल ऑफ द आर्डेन्स जैसे अनुपयुक्त अधिकारियों को उत्कीर्ण कोल्ट रिवॉल्वर भेंट करके खुद को सम्मानित किया। एक प्रदर्शनी में कोल्ट ने 10 बंदूकों को अलग किया। ब्रिटिश बाजार की कोल्ट की मौजूदगी ने ब्रिटिश हथियार निर्माताओं के बीच कई वर्षों तक कटुता और मुकदमों का कारण बना, जिन्होंने कोल्ट के ब्रिटिश पेटेंट की वैधता और विनिर्माण की अमेरिकी प्रणाली भी वांछनीयता पर संदेह किया। इस बात को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार करने में कई साल और यूके सरकार का एक आयोग लग गया कि इस तरह का निर्माण संभव और किफ़ायती था। कोल्ट ने पिमलिको में टेम्स नदी पर अपना लंदन संयंत्र खोला और जनवरी में उत्पादन शुरू किया। कई अंग्रेजी लोगों ने कोल्ट की उन्नत भाप से चलने वाली मशीनरी को आधुनिक औद्योगिक उत्पादक के एक नेता के रूप में अमेरिकी की बढ़ती स्थिति के प्रमाण के रूप में देखा। कारखाने के दौरे पर चार्ल्स डिकेंस सुविधाओं से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने हाउस होल्ड वॉइस के संस्कार में कोल्ट के रिवॉल्वर के बारे में अपनी अनुकूल टिप्पणियां भी दर्ज की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1854 में ब्रिटिश एडमिरल्टी ने 4000 नेवी मॉडल कोल्ट रिवॉल्वर का ऑर्डर किया। 1855 में ब्रिटिश सेना ने सेना के 5000 रिवॉल्वर का ऑर्डर दिया। बाद में उसी साल 9000 आंतरिक रिवॉल्वर के ऑर्डर के बावजूद कोल्ट ब्रिटिशों को सेना के लिए जारी किए जाने वाले साइड आर्म्स के रूप में अपने रिवॉल्वर को अपनाने के लिए मनाने में विफल रहे। कोल्ट को एहसास होने लगा कि ब्रिटिश बिक्री उनकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। लंदन फैक्ट्री के खर्चों को सही ठहराने में असमर्थ कोल्ट ने 1856 में लंदन फैक्ट्री को बंद कर दिया। अगले कुछ महीनों में उन्होंने कामगारों ने मशीनरी को पैक करके और अलग अलग करके आग्नेयास्त्रों को वापस अमेरिका भेज दिया। हालांकि अमेरिकी सीधे तौर पर क्रीमियम युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन कोल्ट के हथियार का इस्तेमाल दोनों पक्षों द्वारा किया गया था। 1855 में कोल्ट ने हार्टफोर्ड और लंदन की फैक्ट्रियों में नए अत्याधुनिक शस्त्रागारों का अनावरण किया, जिसमें नवीनतम मशीन
टूल्स से भरे हुए थे, जिनमें से कई फ्रांसिस ए प्रेंट ऑमोस व्हिटनी द्वारा बनाए गए थे, जिन्होंने कुछ साल बाद मूल प्रेंट एंड व्हिटनी टूल बिल्डिंग फॉर्म की स्थापना की। उदाहरण के लिए लिंकन मिलर ने इन सत्याग्रहों को उद्योग की शुरुआत की। कोल्ट ने अपने कर्मचारियों के लिए संयंत्र के भीतर पुस्तकालय और शैक्षणिक कार्यक्रम स्थापित किए। हार्टफोर्ड में कोल्ट के शस्त्रागार उपकरण निर्माताओं के अन्य मशीनरों की कई पीढ़ियों के लिए मौलिक प्रशिक्षण प्रदान थे, जिनका अगला आधी सदी के अन्य विनिर्माण प्रयासों के बहुत प्रभाव था। प्रमुख उदाहरणों में से एफ प्रेंट ए व्हिटनी, जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया गया, हेनरी लेलैंड, बुलाई फॉर्म के एडवर्ड बुलाई सीनियर और प्रेंट एंड व्हिटनी के माध्यम से एब्रॉस स्वेसी। 1852 में कोल्ट के कर्मचारी रेल व्हाइट धातु के कारतूस को स्वीकार करने के लिए रिवॉल्वर सिलेंडर को छेदने का विचार किया। वह एक ऐसा विचार कोल्ट के पास ले गए, उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया और कुछ वर्षों के भीतर व्हाइट को नौकरी से निकाल दिया गया। कोल्ट इतिहासकार RLS विल्स ने इस सेम कोल्ट के पेशेवर जीवन की बड़ी भूल बताया। रोलनी व्हाइट ने दिसंबर में कोल्ट छोड़ दिया। हार्टफोर्ड कनेक्टिव में पेटेंट संख्या के रूप में एक पेटेंट पंजीकृत कराया। रिपीटिंग फायर आर्म्स के सुधार। व्हाइट ने अपने पेटेंट के अन्य उपयोग के लिए स्मिथ एवं पेसन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया। 1850 और 1860 के दशक के दौरान रोलिन व्हाइट अस्थायी के रूप में अपने ब्रिज लोडिंग सिस्टम पेटेंट पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी ब्रिज लोडेड निर्मित बंदूक पर मुकदमा ला रहे थे। फिर भी उन्होंने स्मिथ एवं बेसन से अपने पेटेंट का उपयोग करने के लिए रॉयल्टी के खिलाफ अग्रिम राशि प्राप्त की। एक कंपनी जिसने न केवल 1857 में अपना पहला रिवॉल्वर एक पेश किया, बल्कि 1858 से कैप और बॉल परक्यूशन गन को रियर लोडर परिवर्तित करना भी शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पूर्व में कोल्ट द्वारा निर्मित रिवॉल्वर के साथ भी कोल्ट कंपनी को अमेरिकी कानूनों द्वारा रोलिन व्हाइट पेटेंट का उल्लंघन करने से रोक दिया गया था और 1850 और 1860 के दशक में परक्यूशन गन का निर्माण जारी रहा था। ये थी कोल्ट से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।